हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आज हमारे एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कि एम्पियर सर्किट लॉ अर्थात एम्पियर का जो परिपथी नियम होता है उसका अनुप्रयोग क्या होता है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है और हमने उसको प्रूव करके भी दिखाया था। इस बार हम चेक करेंगे कि उसके जो अनुप्रयोग होते हैं जैसे कि सोलोनाइड और टोराइड, उसमें आज जो चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में वो है सोलोनाइड। तो पहले सोलोनाइड क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर उसमें जो धारा प्रवाहित होने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कितना आएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सोलोनाइड अर्थात परिनालिका क्या होता है। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पीछे आप डायग्राम देख पा रहे होंगे तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक, मान लो ये नीले कलर का जो दिख रहा है वो एक पाइप है जो कि कुचालक पदार्थ से बना हुआ है, वो प्लास्टिक भी हो सकता है। और उसके ऊपर हम लोग क्या किए हैं, तांबे के तार को लपेटे हैं, तांबे के तार को लपेटे हुए हैं। और अगर हम इसमें धारा प्रवाहित करें तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम धारावाही परिनालिका या फिर सोलोनाइड का नाम देते हैं। ठीक है, आप ये ध्यान देंगे कि इसमें जो परिनालिका में हमने तार लपेटा है तो कुछ ऐसे लपेटा हुआ है, ये नीचे से ऊपर की ओर ऐसा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लपेटा हुआ है कुछ ऐसा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लपेटा हुआ है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो जब ये करंट ऐसा जाता है तो इस पॉइंट पे अंदर की ओर जाता है और जब लपेटा के वापस आता है तो फिर करंट किस डायरेक्शन में आता है, नीचे की ओर, बाहर की ओर। ये शुरुआत में ही ध्यान दे देंगे कि यहाँ पर जो करंट है अपवर्ड डायरेक्शन में वो किधर जा रही है, अंदर की ओर, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर जो है वो करंट कैसे आ रही है, बाहर की ओर आ रही है। ये चेक कर लेंगे। ठीक, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी इसको नाम देते हैं, जैसे इसकी लंबाई को हम मान लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई टोटल लेंथ हम लोग ले लेते हैं एल है, ये एल मान लिया टोटल लेंथ। जो नंबर ऑफ टर्न्स है, जितने बार हमने तार लपेटा है, वो हम लोग कितना मान लेते हैं, कैपिटल एन। और ये कैपिटल एन जो है वो टोटल कुल फेरों की संख्या, यहाँ पर जो कैपिटल एन है वो कहलाता है कुल फेरों की संख्या। तो एक चीज़ और देखेंगे कि अगर हमारा परिनालिका क्या हुआ, लंबा हुआ, तो हम थोड़ी ना लपेटने, जितना बार लपेटे हैं उसको नापने के लिए जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं कि एक लंबाई में, चाहे वो 1 सेंटीमीटर हो, चाहे 1 मिलीमीटर हो, चाहे वो 1 मीटर हो, उसमें जितने बार लपेटे हैं उसको नाप लेते हैं और पूरी लंबाई जो है उसका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग जो एकांक लंबाई में जो जितने बार तार लपेटे हैं उसको जो नापते हैं उसको भी एक नेमिंग दे देते हैं, जिसे हम कहते हैं छोटा एन, अर्थात एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टन्स। ठीक, और अगर हम इसमें टोटल लेंथ का अगर मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम टोटल लेंथ का मल्टीप्लाई कर दें अर्थात एल का मल्टीप्लाई कर दें, तब जाके हमारा कुल फेरों की संख्या भी आ जाता है। ये ध्यान रखेंगे। जो कैपिटल एन है वो है हमारा कुल फेरों की संख्या, और ये ध्यान रखेंगे जो स्मॉल एन है वो हमारा क्या है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ये हो जाएगा, ये याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम इसमें करंट फ्लो करते हैं तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में अब चर्चा करते हैं। तो देखिए, ध्यान देंगे कि ये जो हमारा ये सोलोनाइड है ये हमारा एम्पियर के परिपथी नियम के ऊपर आधारित है। तो एम्पियर के परिपथी नियम से ही इसको हमको सॉल्व करना है, कुछ नया नियम तो लगेगा नहीं इसके ऊपर। ठीक है, तो पहले एम्पियर के परिपथी नियम को अगर लिख दें हमारा, तो क्या कहता है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसका अगर हम लीनियर इंटीग्रेशन करें अर्थात B डॉट dl करें, तो वो हमारा क्या होता है, बहने वाली धारा जो I इन होती है, अंदर में बहने वाली धारा, उसके म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। यह हमारा कहलाता है एम्पियर का परिपथी नियम। इसमें ध्यान देंगे कि ये क्लोज लूप का इंटीग्रेशन होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग गोला से दर्शाते हैं इसको, लीनियर इंटीग्रेशन। चलो चालू करते हैं, आगे देखते हैं तो हमको क्या मिलेगा। तो सबसे पहले जैसे हमने पिछले वाले एम्पियर सर्किटल लॉ में हमने बनाया था कि पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से चालू करते थे और आगे जाके हमारा सारा का सारा आ जाता था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चालू करेंगे, जो कि हमारा है इंटीग्रेशन B डॉट dl। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम के पास चलते हैं। डायग्राम के पास हम एक कल्पना करते हैं। कैसी कल्पना करते हैं, कुछ इस तरीके से देखिए जरा, कि हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हमारा क्लोज लूप है, कुछ है ऐसा, ये हमारा क्या है, एक क्लोज लूप है। और इस क्लोज लूप को हम नाम भी दे देते हैं A, B एंड C, और ये क्या हो जाएगा D। ऐसे क्लोज लूप का कल्पना कर लेते हैं और इसको हम क्या दे देते हैं, नाम दे देते हैं। देखिए, हमने क्लोज लूप की जो कल्पना की है वो किस प्रकार से है, वो आधा पाइप के अंदर है, सोलोनाइड के अंदर है, और आधा सोलोनाइड से बाहर है। ये कल्पना करेंगे भाई। ठीक, अब उसमें हम लोग देखते हैं कि जिसमें AB एलिमेंट है, ये वाला हमारा जो AB एलिमेंट है
और केवल यही बस हमारा जो है वो क्या है, पाइप के अंदर है, और बाकी जो सी डी एलिमेंट है ये हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और बाकी जो दो एलिमेंट है बी सी और ये डी ए, ये दोनों एलिमेंट हमारा परपेंडिकुलर है पाइप के। तो हमारा केवल और केवल ए बी जो है वो किधर है, लंबाई के डायरेक्शन में है परिनालिका के। तो ये कुछ इस तरीके से हम इसमें डायरेक्शन दे देते हैं, ए से बी की ओर, बी से सी की ओर, डी सी से डी की ओर और डी से ए की ओर, कुछ इस तरीके से। अब जैसे हम लोग देखें कि इन चारों एलिमेंट, ये जो चार एलिमेंट है ये एक क्लोज लूप का निर्माण कर रहे हैं। तो इस क्लोज लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका भी लीनियर इंटीग्रेशन इन स्लो लूप के पर्टिकुलर एक एलिमेंट के कारण करते हैं। जैसे कि हमारा चार एलिमेंट बना है, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो ये चारों एलिमेंट मिल करके मैग्नेटिक फील्ड का लीनियर इंटीग्रेशन करेंगे, कुछ ऐसे। तो अगर हम बात करें इसको लीनियर इंटीग्रेशन करने की, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक एलिमेंट के लिए करते हैं जो कि हमारा क्या है, ए से लेकर के बी तक के, और वो हो जाएगा बी डॉट डी एल। ये हमारा पहले एलिमेंट के लिए हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा दूसरा एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा, लीनियर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, बी से लेकर के सी तक के बी डॉट डी एल, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा तीसरे एलिमेंट के लिए हो जाएगा सी से लेकर के डी तक के लीनियर इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल। इसी प्रकार से चौथे एलिमेंट के लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लीनियर इंटीग्रेशन डी से लेकर के ए तक का, डी से लेकर के ए तक का बी डॉट डी एल। ये चेक करेंगे। आप ये ध्यान देंगे कि हमारा यहाँ पर हमने क्लोज लूप का साइन लगाया है और यहाँ पर हमने क्लोज लूप का साइन नहीं लगाया, क्योंकि वो एक एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया। पहले वो पूरे के पूरे मिलके क्लोज लूप बनाते थे, अब वो सिंगल सिंगल ले लिया, तो हमने निशान भी यहाँ पर क्या कर दिया गया है, हटा दिया है। अगर हम इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले तो हम डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं। तो अगर डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं। तो यहाँ ए से लेकर के बी तक के हो जाएगा और बी डॉट डी एल, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, प्लस उसी प्रकार से सभी में आएगा। तो अगर हम चार एलिमेंट के नाम लें तो अब इसको थीटा 1 नाम दे देते हैं, दूसरे वाले को थीटा 2 नाम दे देंगे। तो बी से लेकर के सी तक के, और ये हो जाएगा बी डी एल, और ये कॉस थीटा 2। तीसरा वाला क्या हो जाएगा, सी से लेकर के डी तक का तीसरा एलिमेंट, सी से लेकर के डी बी डॉट डी एल कॉस थीटा 3, और चौथे एलिमेंट के लिए डी से लेकर के ए तक के बी डॉट डी एल, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये 4, कॉस थीटा 4। देखिए ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 4। देखिए इसमें एक चीज़ ये याद रखेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग आगे थीटा की वैल्यू को पहले सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है, लेंथ जो है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। और जो चार एलिमेंट है कौन कौन से, ए बी सी और डी, ये चार एलिमेंट, ये चारों एलिमेंट जो हैं उसमें से केवल और केवल ए और बी जो है वो सेम डायरेक्शन में है, और हमारा ये वाला जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर लूप की बात करें कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप चल रहा है, तो कुछ ऐसे है ये। तो ए और बी सेम डायरेक्शन में है, बी और सी ये तो 90 डिग्री पे है, और सी और डी ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन ये लूप के बाहर है, ये हमारा परिनालिका के बाहर है। और डी से लेकर के ए तक की ये भी फिर कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री पे। तो उस हिसाब से ये थीटा 1 की जो वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी 0 डिग्री, थीटा 2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 90 डिग्री, थीटा 3 की वैल्यू हम लोग ले सकते हैं 0 डिग्री, और वैसी प्रकार से थीटा 4 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 90 डिग्री। थीटा 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। ये चेक करेंगे हम लोग। तो यहाँ से थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 की वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम लोग इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अगर हम इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से छोटा हो जाएगा। चलिए देखिए, अगर हम इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए से लेकर के बी तक के, और बी डॉट डी एल, यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ पर और कुछ नहीं आएगा, प्लस यहाँ चेक करते हैं तो बी से लेकर के सी तक के, तो यहाँ आ जाएगा बी डॉट डी एल, और यहाँ आ जाएगा कॉस 90 डिग्री, प्लस यहाँ तीसरे वाले में आ जाएगा सी से लेकर के डी तक के बी डॉट डी एल, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 0 डिग्री, और प्लस यहाँ डी से लेकर के ए तक के ये हो जाएगा बी डॉट डी एल, और ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। आप अगर चेक करना चाहें तो आपको ये मिलेगा कि जो हमारा ये 90 डिग्री वाला एलिमेंट है, जो 90 डिग्री वाला एलिमेंट है, अर्थात ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, ये दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये दोनों तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो गए।
और रही बात सी डी एलिमेंट की, तो ये सी डी एलिमेंट हमारा परिनालिका के बाहर था और हम ये चेक करते हैं कि एम्पियर का परिपथी नियम जो लागू होता है वो तो किसी एक पर्टिकुलर लूप में होता है, और जब हम उसमें बहने वाली धारा को इंक्लूड करते हैं तो बहने वाली धारा अंदर में बहने वाली धारा लेते हैं, और जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है सी से लेकर के डी एलिमेंट, ये तो हमारा परिनालिका के बाहर है। तो परिनालिका के बाहर में तो कोई धारा बह ही नहीं रही है, ये तो आपको पता ही है। तो जब आप परिनालिका के बाहर में कोई धारा बह ही नहीं रही है तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा भी ये भी जनरेट नहीं होगा। उसके हिसाब से ये तीसरा वाला एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तीसरा एलिमेंट ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये प्लस, तो उसके हिसाब से केवल और केवल यही बस बचा बी डॉट डी एल। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारा क्या था, इंटीग्रेशन क्लोज लूप का कितना, बी डॉट डी एल। ये हमारा किसके बराबर आया, केवल और केवल एक एलिमेंट के ए से लेकर के बी तक के, और ये हो जाएगा बी डॉट डी एल। ठीक है, आगे हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये पता चल रहा है कि हम इसको किसके रेस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हैं, तो डी एल के रेस्पेक्ट में। तो डी एल के रेस्पेक्ट अर्थात लंबाई के रेस्पेक्ट में, तो लंबाई बस का होगा, बाकी का तो नहीं होगा। तो अगर लंबाई बस का होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इससे बाहर निकल जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर निकल जाएगा तो यहाँ आ जाएगा बी, ए से लेकर के बी, और ये क्या हो जाएगा, केवल और केवल डी एल। अगर हम चेक करें तो ए बी एलिमेंट जो है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक था, ए बी एलिमेंट हमने छोटा सा माना था, ये ए बी एलिमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक के ए बी एलिमेंट माना था। तो ये ए बी एलिमेंट जो है इसके पूरे लेंथ में हो सकता है, पूरा ऐसा, पूरे के पूरे क्या हो सकता है, लेंथ में हो सकता है ए बी एलिमेंट कुछ ऐसा। तो अगर पूरे के पूरे लेंथ में होगा तो उसकी लंबाई कितनी होगी, टोटल और टोटल एल होगी। टोटल और टोटल कितनी हो जाएगी भैया, एल हो जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के। ठीक है, ये एल हो जाएगी। तो अगर हम आगे इसको चेक करें तो यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे डी एल का, तो यहाँ पर डी एल का इंटीग्रेशन करने के पश्चात हमको क्या मिलेगा, तो केवल और केवल एल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी मल्टीप्लाइड बाई एल। ये ध्यान देंगे। अब देखिए ये तो हो गया हमारा एक पक्ष आ गया, बी इंटू बी डॉट एल, और ये किसके बराबर है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल के, इसके बराबर है। अगर हम दूसरे इसको हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं ना, एक इक्वेशन का नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 को अगर फिर से लिख के दिखाऊं आपको तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू इन, ऐसा कुछ था। ये कैसा था, ये हमारा एम्पियर का सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग था। अब चूंकि हमने इसमें n बार लपेटा है, कितनी बार लपेटा है, n बार लपेटा है, कितने बार, n बार। पूरी लंबाई में कितनी बार, तो पूरी लंबाई में तो कुल फेरों की संख्या आ जाएगी। तो उस हिसाब से कुल फेरों की संख्या को तो हमने कैपिटल N से दर्शाया है, तो कैपिटल N का क्या कर देते हैं वहाँ पे मल्टीप्लाई। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। आप इक्वेशन 2 और 3 को लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे, आप चेक करिए, आप इसके लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल है। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये तो आपको पता ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होने से हमारा क्या मिलेगा हमको, कि बी डॉट एल बराबर एल मल्टीप्लाइड बाई म्यू नॉट, और यहाँ क्या आ जाएगा, आई इंटू इन। आप चेक करेंगे एन का फार्मूला हम बताए थे आपको शुरुआत में कि बड़ा जो एन होता है वो हमारा छोटा एन और कुल लंबाई के गुणा के बराबर होता है, मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई इन। आप चेक कर पाएंगे कि यहाँ से कैपिटल एल और ये कैपिटल एल दोनों साइड से कट जाएगा, तो जो हमारा बचेगा वो क्या है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन मल्टीप्लाइड बाई आई इंटू इन। तो उस हिसाब से ये जो फार्मूला आया हुआ है, इसी फार्मूले को हम कहते हैं सोलोनाइट के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही इजी है, ज़्यादा हड़बड़ाने वाली बात नहीं है कि पेपर में आ जाएगा तो कैसे करेंगे। तो ये बहुत ही इजी बनता है। देखिए इसमें आपको ये याद रखना है कि जो 4 एलिमेंट बनते थे, जो हमने 4 एलिमेंट लिया हुआ है, वो 4 एलिमेंट में तो 3 एलिमेंट को तो जीरो ही हो जाना है, 2 एलिमेंट तो 90 डिग्री के कारण जीरो हो जाते हैं, और एक एलिमेंट जो है वो हमारा सोलोनाइट से बाहर होने के कारण जीरो हो जाता है। तो ये 4 में से 3 तो खत्म हो गए, और एक के लिए बस सॉल्व करना है। तो एक के लिए जो सॉल्व करना है देख सकते हैं आप लोग कितना ईजी है एक के लिए सॉल्व करना। बात इतनी आती है कि इसके मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसमें जो जनरेट होगा वो कैसे होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि उसकी जो दिशा है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक और डायग्राम बना देते हैं आपको समझाने के लिए। बताया था कि तार को लपेटते समय कि जो हमारा तार होगा वो पहले ऊपर साइड जाएगा फिर नीचे साइड आएगा, पहले ऊपर साइड फिर नीचे साइड, ऊपर साइड और फिर नीचे साइड। तो इसको भी वैसे लपेटते हैं, पहले ऊपर गया है फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर, और ये फिर नीचे और ये बाहर, कुछ इस तरीके से। तो हमारा जो करंट जो है वो इस साइड से एंट्री मारता है और इस साइड से वो आउटगोइंग हो जाता है, इधर से निकल लेता है करंट जो है वो हमारा। ठीक, अब बात करते हैं कि मैंने ऊपर वाले कंडीशन पे आपको बताया है, ऊपर वाले कंडीशन पे बताया है, तो ऊपर वाले कंडीशन में बताया है तो ये करंट कुछ ऐसे जाएगी,
ये करंट जो है वो कैसे जाएगी, ऐसे। तो इस पॉइंट पे, ऊपर पॉइंट पे अंदर की ओर जा रही है, ठीक। और जैसे वो लौट के आएगी, वापस आएगी नीचे की ओर, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगी, बाहर की ओर आ रही, मेरे तरफ जा रही है। तो ऊपर जाते समय ऊपर वाले पॉइंट पे वो मेरे से अंदर की ओर जा रही है, मेरे से दूर जा रही है, और वापस आते समय नीचे की ओर मेरे तरफ आ रही है। तो ऊपर वाले पॉइंट पे अंदर की ओर जा रही है, तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा देते हैं। और नीचे आ रही है तो कहाँ पे आ रही, मेरे तरफ आ रही है, तो डॉट का निशान। ठीक इसी प्रकार से ऊपर में हर पॉइंट पे जितने बार भी ऊपर जाएगा वो कहाँ रहेगा, क्रॉस पे, और नीचे जितने पॉइंट आएगा वो कहाँ पे रहेगा, डॉट पे। ऊपर वाले पॉइंट पे क्रॉस, नीचे वाले पॉइंट पे डॉट, ऊपर वाले पॉइंट पे क्रॉस, नीचे वाले पॉइंट पे डॉट। ये जो बनाया हूँ मैं, ये हमारा करंट का डायरेक्शन है कि ऊपर वाले पॉइंट पे बाहर की, अंदर की ओर जा रही है, और नीचे वाले पॉइंट पे कहाँ आ रही है, बाहर की ओर आ रही है, कुछ ऐसा। ठीक, ये देख लेंगे आप लोग, ये बहुत ईजी है कि ऊपर वाले पॉइंट पे ये अंदर की ओर जा रही है और नीचे वाले पॉइंट पे बाहर की ओर आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर वाले पॉइंट पे मैक्सवेल का नियम लगाऊं, यानी कि अंदर की ओर जा रही है, तो उधर ही मैं अंगूठा कर देता हूँ। अगर अंदर की ओर जा रही है तो फिर मेरा हाथ किधर करना हो जाएगा, ऐसे, इस तरफ से, ऐसा। ठीक, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कैसे करेगा, आइए, ऐसा, ऐसा करेगा, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे। ठीक है, और यहाँ पर अगर रखूँगा तो करंट कैसे आएगी, बाहर की ओर आएगी। तो ये भी कैसा कर रहा है, पाइप के अंदर की ओर इशारा कर रहा है ये भी, और ये भी पाइप के अंदर की ओर ही इशारा कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस वाले पॉइंट पे कुछ ऐसे आएगी, ऐसे चलेगी, और नीचे की तरफ कुछ चलेगी, वो कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, वो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट के लिए कैसे कर रहा है, आने की ओर प्रयास कर रहा है, और नीचे की ओर भी कहे तो इधर पाइप की ओर जाने का प्रयास कर रहा है। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किधर चलेगा, ऐसे अंदर की ओर चलेगा, ऐसे अंदर की ओर चलेगा, ऐसे अंदर की ओर चलेगा। तो इस हिसाब से हमारा डायरेक्शन कैसे हुआ, ऐसा। और यहाँ डायरेक्शन कैसे हुआ, ये भी चाहता है कि इधर की ओर चलूँ, तो ये डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, ऐसा। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा है ये कुछ ऐसे चलने के लिए प्रयास कर रहा है। तो अब देखो कि अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन मानूँ, यानी चुंबकीय बल रेखाएं, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो कहाँ आ रही है, परिनालिका के अंदर। तो इस पॉइंट पे परिनालिका के अंदर आ रही है, तो ये जाते 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 ये परिनालिका से बाहर हो जा रही है। तो यहाँ से एक साइड से अंदर आ रही, तो दूसरे साइड से क्या होगी, बाहर। तो जिस साइड से अंदर आ रही है वो तो हमारा बनेगा साउथ पोल, और जिस साइड से बाहर आ रही है वो हमारा क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। क्योंकि हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से आउटवर्ड होती है, नॉर्थ से बाहर निकलती है और साउथ में इनवर्ड जाती है। नॉर्थ से बाहर की ओर चलती है और साउथ से अंदर की ओर आती है। तो इस हिसाब से यहाँ से साउथ के अंदर की ओर आ रही है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, साउथ, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो ठीक, ये इस तरीके से हम इसका डायरेक्शन भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सोलोनाइड का जो ये क्वेश्चन है, ये हमारा छत्तीसगढ़ बोर्ड के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का सवाल है, ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अगर एग्ज़ाम में आता है तो वो बच्चों से छूटे ना। देखिए, ये अभी जो सीरीज़ चल रही है, ये हम पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो बना रहे हैं, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ अभी जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो अर्थात टू राइट के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।